बहुत समय पहले रोशनपुर नाम के एक सुंदर गांव में बंटी छोले भटूरे वाला अपनी दुकान चलाता था। उसके छोले भटूरे बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन बंटी बहुत घमंडी और कंजूस था। उसके पीछे गांव के मुखिया गजेंद्र का हाथ था, जो उसका साला था। दोनों मिलकर पूरे गांव पर धौंस जमाते थे। पर जल्द ही इस गांव में एक बेघर परिवार आने वाला था, जो बंटी के घमंड को अपने प्यार और अनोखे स्वाद से तोड़ने वाला था। अरे बंटी भाई, आज भटूरा थोड़ा छोटा नहीं लग रहा? पिछली बार तो प्लेट से बाहर जा रहा था। अरे भाई साहब, मैदा कोई रबड़ है क्या जो जितना चाहो खींच दूं? आज मौसम में नमी है, इसलिए भटूरा थोड़ा छोटा रह गया है। स्वाद तो बढ़िया है बंटी, पर ये छोले की कटोरी आधी खाली क्यों है? थोड़े और छोले डालो ना भाई। सुनो रमेश भाई, स्वाद मुफ्त में मिलता है, छोले नहीं। अगर 2 चम्मच और छोले चाहिए तो पूरे 15 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। बाजार से नोट बटोरकर बंटी सीधा मुखिया जीजा के घर के खुले आंगन में पहुंचता है, ताकि दोनों मिलकर पूरे रोशनपुर गांव पर राज करने की नई साजिश रच सकें। राम राम जीजा जी, आज तो आपके आशीर्वाद से अपनी दुकान पर इतनी भारी भीड़ थी कि नोट बटोरते बटोरते मेरे हाथ थक गए। मैंने तो आज भटूरे का साइज भी पहले से आधा छोटा कर दिया था, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मेरे सामने एक शब्द भी बोल सके। अरे साले साहब, आओ आओ। आखिर इस पूरे रोशनपुर गांव में इस मुखिया गजेंद्र का नाम और रुतबा ही काफी है। जब तक तुम मेरे इस आंगन में खड़े हो और मेरे साले हो, तब तक पूरे गांव में किसी की इतनी मजाल नहीं जो तुम्हारी दुकान की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। वो तो है जीजा जी, आपके रहते भला मुझे किसका डर होगा। लेकिन हमारे इस घर के पास जो बाजार के कोने वाली सरकारी खाली जमीन पड़ी है ना, उस पर मेरी बहुत दिनों से नजर है। मैं सोच रहा था कि अगर वो जगह मुझे मिल जाती तो वहां अपना एक बड़ा सा नया होटल खड़ा कर लेता। अरे साले साहब, तुम अपने इस जीजा के सामने खड़े हो। यहाँ से कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता। वो सरकारी जमीन आज से तुम अपनी ही समझो। आखिर मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मेरी मर्जी के बिना तो यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं जिसे चाहूँ जमीन बांटूं और जिसे चाहूँ बेघर कर दूं। एक तरफ जहां रोशनपुर में बंटी और मुखिया अपने घमंड में डूबे थे, वहीं पास के सुंदरनगर गांव में चंदन का ईमानदार परिवार अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। देखो चंदन, आज पूरे 5 महीने बीत गए हैं और तुमने मेरे घर का 1 रुपया भी किराया नहीं दिया है। मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ और आज के आज ही मेरा ये घर खाली करके यहाँ से निकलो। सेठ जी, हमारे ऊपर थोड़ा रहम खाइए और हमें कुछ दिनों का समय और दे दीजिए। इस अनजान दुनिया में हमारे पास सिर छुपाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है और हम रास्ते पर आ जाएंगे। भाग्यवान जो इंसान हमारी मजबूरी और लाचारी को नहीं समझ सकता, उसके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगने से कोई फायदा नहीं है। सेठ जी, आपने हमारे बुरे वक्त में हमें आसरा दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जा रहे हैं। हाँ, ज्यादा बातें मत बनाओ और जल्दी से यहाँ से विदा होकर मुझे कर्ज से मुक्त करो। मुझे सिर्फ अपने मकान का किराया चाहिए। तुम्हारी इन बेकार की भावनाओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है। भारी मन और थके हुए कदमों के साथ चंदन का परिवार अपने घर की सीमाओं को पीछे छोड़ आया था। रास्ते पूरी तरह अनजान थे और उनकी मंजिल का कोई ठिकाना नहीं था। जी, इस तपती हुई धूप में हम इस अनजान राह पर आखिर कहाँ जा रहे हैं? हमारा इस पूरी दुनिया में कोई सगा संबंधी या रिश्तेदार भी तो नहीं है जो हमें 2 दिन का आसरा दे सके। तुम अपनी हिम्मत मत हारो सुमित्रा। अगर भगवान ने हमारे लिए एक रास्ता बंद किया है तो वो कोई ना कोई नया रास्ता जरूर खोलेगा। बस तुम हौसला रखो और मेरे साथ आगे चलती रहो। लंबी राह और इस भयानक धूप ने तो मेरी पूरी जान ही निकाल दी है और अब पैर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। काश इस रास्ते में कहीं थोड़ी सी छांव और पीने के लिए ठंडा पानी मिल जाता। अरे सुमित्रा, देखो सामने वो पेड़ के पास रोशनपुर गांव का बड़ा सा बोर्ड साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलो बिना देर किए वहीं चलते हैं और किसी भले इंसान से मदद मांगते हैं। रोशनपुर गांव की सीमा में कदम रखते ही चंदन का परिवार पनाह की उम्मीद में लोगों के पास पहुंचा। लेकिन एक अनजान परिवार को देखकर गांव वाले भी सोच में पड़ गए। भैया राम राम, हम पास के सुंदरनगर गांव से बहुत मुसीबत में यहाँ आए हैं। क्या आपके सुंदर गांव में हमें रहने के लिए कोई छोटी मोटी जगह मिल सकती है? राम राम भाई, पर तुम लोग तो इस गांव में बिल्कुल नए और अनजान लग रहे हो और हमारे रोशनपुर के नियमों के मुताबिक बाहर के लोगों को सीधा आसरा देना सख्त मना है। अरे नहीं भैया, हम बहुत ही सीधे, शरीफ और मेहनती लोग हैं। बस आज की रात सिर छुपाने की जगह मिल जाए तो कल सुबह से हम अपने काम की तलाश खुद कर लेंगे। देखो भाई, अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ वहाँ भटकने के बजाय सीधे हमारे मुखिया गजेंद्र जी के पास जाओ, क्योंकि इस गांव में सिर्फ उन्हीं का राज चलता है।
और वही तुम्हें कोई स्थान दे सकते हैं। गांव वालों की बात मानकर चंदन और सुमित्रा सीधे मुखिया जी के घर की तरफ निकल जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो मुखिया जी अपने घर के आंगन में ही बैठे होते हैं। प्रणाम मुखिया जी, हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है और ना ही इतने पैसे हैं कि हम कोई नया घर किराए पर ले सकें। अगर आप गांव में थोड़ी सी जगह दे दें तो हम वहां झोपड़ी बना लेंगे। देखो भाई, तुम लोग बाहर से आए हो और मेरे इन आलीशान घरों या निजी जमीनों पर तो तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन हाँ, बाजार के कोने में एक बंजर सरकारी जमीन खाली पड़ी है। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ ही दिनों में मेहनत करके उस बंजर जमीन की साफ सफाई कर लेंगे और वहाँ अपने रहने की छोटी मोटी व्यवस्था करके गुजर बसर कर लेंगे। ठीक है, जाओ और आज से ही वहाँ अपनी झोपड़ी बनाकर रह लो। पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर मुझे कभी भी उस जमीन की जरूरत पड़ी तो तुम्हें 1 मिनट में उसे खाली करना होगा। मुखिया जी की दी हुई सरकारी जमीन पर चंदन के परिवार ने अपना छोटा सा आशियाना तो बना लिया था, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल अपनी रोजी रोटी कमाने का था। जी, भगवान की कृपा से हमारे रहने का ठिकाना तो जैसे तैसे हो गया, पर अब आगे के लिए आपने क्या सोचा है? आखिर हमारा गुजारा कैसे होगा और कमाई का क्या जरिया ढूंढेंगे? भाग्यवान, मैंने आज बाजार जाकर देखा कि वहाँ बंटी नाम का एक आदमी छोले भटूरे बेचता है, जिसका स्वाद तो ठीक है पर वो ग्राहकों से बहुत ही रूखा और बदतमीजी भरा व्यवहार करता है। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम भी उसी बाजार में छोले भटूरे की एक छोटी सी रेहड़ी लगाएं। मुझे मेरी माँ के हाथ की वो खास सीक्रेट मसाले वाली रेसिपी आज भी याद है। वाह सुमित्रा, ये तो सच में बहुत ही बढ़िया विचार है। हम दुकान का नाम रखेंगे अनोखा स्वाद चंदन छोले भटूरे। हम बेहतरीन स्वाद भी देंगे, दाम भी कम रखेंगे और सबको प्यार से परोसेंगे। चंदन की रेहड़ी खुलते ही बाजार का पूरा माहौल बदल गया। माँ के हाथों वाले मसालेदार स्वाद और चंदन के अच्छे बर्ताव ने पूरे रोशनपुर को अपना दीवाना बना लिया। वाह चंदन भाई, आपके भटूरे तो बिल्कुल रुई की तरह मुलायम हैं और छोलों का स्वाद तो ऐसा है कि बंटी के भटूरे इसके आगे फीके लगने लगे हैं। भाई साहब, आप लोग बस स्वाद का आनंद लीजिए। हमारी दुकान पर एक्स्ट्रा छोले, प्याज और अचार के कोई अलग से पैसे नहीं मांगे जाते। आप भरपेट खाइए। अरे सुमित्रा बहन, सच कहें तो बंटी की दुकान पर हमारा दम घुटता था। वो घमंडी पैसे भी ज्यादा लेता था और धौंस भी दिखाता था। अब से हम सब यहीं आएंगे। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का पेट और मन दोनों भरना ही हमारे इस काम का असली मकसद है। बस अपना प्यार बनाए रखिएगा। इधर चंदन का बिजनेस आसमान छू रहा था तो दूसरी तरफ बंटी का धंधा पूरी तरह ठप हो चुका था। ग्राहकों की कमी और अपनी हार देखकर बंटी के अंदर नफरत की आग सुलगने लगी थी। इस सड़क छाप रेहड़ी वाले की इतनी हिम्मत कि मेरे ही गांव में आकर इसने मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया। आज एक भी ग्राहक मेरे दुकान की तरफ नहीं भटका। अरे बंटी भाई, अब खाली बैठकर मक्खियां क्यों मार रहे हो? जनता को हमेशा लूटोगे तो यही हाल होगा। अब जाकर चंदन भाई से बिजनेस सीखो। ए पटवारी, अपनी बकवास बंद करो और सीधे अपने रास्ते निकलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा धंधा बंद कराने वाले को मैं इस गांव में टिकने नहीं दूंगा। इस चंदन ने मेरे पेट पर लात मारी है, ये नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे अभी के अभी दीजा जी के पास जाना होगा और इस चंदन का पत्ता साफ करना होगा। अपनी बर्बादी का बदला लेने के लिए बंटी सीधे मुखिया गजेंद्र के घर पहुंचा। वह अपने जीजा के राजनीतिक रुतबे का इस्तेमाल करके चंदन को हमेशा के लिए बर्बाद करना चाहता था। बंटी बर्बादी का बदला लेने के लिए बंटी को आर बनाकर, जीजा जी, आप यहाँ घर पर बैठकर आराम से हुक्के के कश लगा रहे हैं और उधर बाजार में उस बाहर से आए चंदन ने मेरी दुकान बंद होने की कगार पर पहुंचा दी है। ग्राहकों की ऐसी लाइन लगी है उसके पास कि मेरा तो पूरा का पूरा बिजनेस ही डूब गया है। अरे साले साहब, तुम उस मामूली से रेहड़ी वाले के लिए अपना ये कीमती आपा क्यों खो रहे हो? आखिर इस पूरे रोशनपुर गांव का सर्वे सर्वा और मुखिया मैं हूँ। मेरी ताकत के आगे वो 2 कौड़ी का दुकानदार हमारा क्या बिगाड़ लेगा? जीजा जी, आप उसकी लोकप्रियता और उस भीड़ को बहुत हल्के में ले रहे हैं। पूरा गांव अब मेरे खिलाफ खड़ा हो गया है और दिन रात उसी के गुण गा रहा है। आप बस कल के कल उसे उस सरकारी जमीन से लात मारकर बाहर निकालो, वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा। हमारे ही गांव में रहकर हमारे ही आदमी को सीधी टक्कर दे,
ये इस मुखिया गजेंद्र के बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर है। बंटी, तुम अब अपनी ये फालतू की चिंता छोड़ो। कल सुबह ही मैं अपनी पूरी ताकत के दम पर उसे उस जमीन से हमेशा के लिए बेदखल कर दूंगा। इसी बीच चंदन की दुकान पर भेष बदलकर एक रहस्यमयी बुजुर्ग शख्स आता है, जो इस कहानी में एक बहुत बड़ा सस्पेंस मोड़ लाने वाला था। बेटा, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और सुबह से भूखा होने के कारण मेरे पैर कांप रहे हैं, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। अरे काका, आप पैसे की बात करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे और पानी लाती हूँ। हाँ काका, आप बिना किसी संकोच के भरपेट खाइए। किसी भूखे को इज्जत से खाना खिलाना हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी कमाई और पुण्य है। इस मतलबी दुनिया में जहाँ हर तरफ लालच भरा है, वहाँ ऐसे नेक और ईमानदार लोग भी हैं। मुझे इस गांव के मुखिया और बंटी के अत्याचारों की जांच यहीं रहकर करनी होगी। अगली ही सुबह मुखिया गजेंद्र और बंटी अपने घमंड के नशे में चूर होकर सीधे चंदन के ठेले पर धावा बोल देते हैं। देखते ही देखते पूरे बाजार के बीचों बीच एक बड़ा हाई ड्रामा शुरू हो जाता है। ए चंदन, बहुत दिनों तक इस कीमती सरकारी जमीन पर मुफ्त में अपना ठेला लगाकर ऐश कर ली तुमने। चलो तुरंत अपना ये सारा तमाशा और बोरिया बिस्तर समेटो और इस जगह को अभी के अभी खाली करके यहाँ से दफा हो जाओ। पर मुखिया जी, आपने ही तो खुद अपने मुंह से तरस खाकर हमें यहाँ रहने और दुकान लगाने की पनाह दी थी। अब इस तरह भरे बाजार में अचानक आप हमारा ये ठेला हटवा देंगे तो हम अपना सामान लेकर कहाँ जाएंगे? तुम और तुम्हारा परिवार बाहर में जाए। हमारे रोशनपुर गांव के बाजार में तुम्हारा ये छोले भटूरे बेचने का ढोंग अब और नहीं चलेगा। अगर सीधे तरीके से अपना ये ठेला लेकर यहाँ से नहीं भागे तो तुम्हारे सारे बर्तन और सामान को सड़क पर फेंक दिया जाएगा। मुखिया जी, भगवान के लिए हमारे ऊपर थोड़ा तो रहम खाइए। हम बहुत गरीब और लाचार लोग हैं। हम इस जगह के बदले आपको हर महीने जो भी उचित किराया होगा वो देने को तैयार हैं। प्लीज हमारी रोजी रोटी मत छीनिए। जब चंदन का परिवार पूरी तरह बेबस हो चुका था, तभी उस बुजुर्ग शख्स ने अपने असली रूप में आकर एक ऐसा तगड़ा सस्पेंस खोला जिसने मुखिया और बंटी के पैरों तले जमीन खिसका दी। रुको मुखिया गजेंद्र, अपनी सत्ता का ये गंदा खेल तुरंत बंद करो। मैं इस राज्य का मुख्य भूमि और खाद्य कमिश्नर माधव राव हूँ और तुम्हारी सभी काली करतूतों की जांच करने आया हूँ। अरे कमिश्नर साहब, आप यहाँ इस साधारण भेष में? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। ये तुम्हारी भूल नहीं, गरीबों पर किया गया अत्याचार है। ये सरकारी जमीन किसी के बाप की नहीं है। मैं आज ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर ये जमीन चंदन और सुमित्रा के नाम अलॉट करता हूँ। लेकिन साहब, अगर ये रेहड़ी यहीं रहेगी तो मेरा पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। मेरे साथ अन्याय मत कीजिए साहब। बंटे, धंधा स्वाद, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से चलता है, गुंडागर्दी से नहीं। अगर दोबारा तुमने या इस मुखिया ने चंदन को परेशान किया तो तुम दोनों सीधे जेल की सलाखों के पीछे होगे। कमिश्नर साहब की सख्ती और कानून के डर ने मुखिया और बंटी के घमंड को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। रोशनपुर के उसी बाजार में जहाँ कभी तानाशाही और बदतमीजी का राज था, आज वहाँ चंदन के ठेले पर इंसानियत, ईमानदारी और प्यार की खुशबू महक रही थी। बंटी और मुखिया ने हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफी मांगी और चंदन ने भी बड़े दिल का परिचय देते हुए उन्हें गले से लगा लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि छल, कपट और अहंकार से खड़ा किया गया साम्राज्य चंद दिनों का होता है, लेकिन जो बिजनेस ईमानदारी, बेहतरीन स्वाद और लोगों के सम्मान की बुनियाद पर शुरू होता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी मिटा नहीं सकती।